सभी को नमस्कार। प्रिंस स्कूल द मेरिट फैक्ट्री, जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कल रिजल्ट घोषित हुआ है 12th साइंस का। और प्रिंस एजुकेशन हब जैसा कि निरंतर बेहतरीन परीक्षा परिणाम महज संयोग नहीं बल्कि एक परंपरा है। आप पीछे देख रहे होंगे थर्ड मेरिट इन राजस्थान, और इसी के बगल में जो फ्लैक्स लगेगा सेकंड टॉपर राजस्थान। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमित कुमार शर्मा, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। गुसाईसर, डूंगरगढ़, बीकानेर का एक ऐसा मेधावी विद्यार्थी जिसने साइंस में 99.40% के साथ राजस्थान को सेकंड पोजीशन पर टॉप किया है। अमित को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। आप देखेंगे अमित कद काठी में बहुत छोटा सा बच्चा आपको नजर आएगा, लेकिन हौसले और उस बलबूते वो सफलता आज हासिल की है कि पूरे राजस्थान के मानचित्र पर धर्मचंद जी का नाम और परिवार का और प्रिंस परिवार का नाम अमित ने एक अमित शाही के रूप में अंकित कर दिया है। बहुत बहुत बधाइयां अमित। और अमित के साथ में किशोर जी, उनके भाई साहब यहां मौजूद हैं, और साथ में प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष जी सुंडा मौजूद है। तो कांग्रेचुलेशन अमित। थैंक यू सर। जैसा कि कहा जाता है जमाना दिमाग का है, शरीर का नहीं, बाहुबली का नहीं, मसलमैन का नहीं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही छोटे से शरीर में ये बहुत ही आकर्षक और इंटेलिजेंट बच्चा हमारे बीच में बैठा हुआ है, अमित कुमार शर्मा। 99.40% 12th साइंस, और यहां तक कि जिस सीकर को शिक्षा नगरी कहा जाता है उसमें साइंस में अमित ने अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए हैं। अमित 99.40, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा फील कर रहे हो। आपने सोच रखा था कि मैं राजस्थान को टॉप करूंगा, टॉपर्स में मैं शामिल हो जाऊंगा? हाँ सर, टारगेट था मेरा। टारगेट था। अब आगे का क्या टारगेट है आपका? क्योंकि आप पीसीपी में फाउंडेशन के स्टूडेंट रहे हो। लास्ट में 3-4 महीने आप बोर्ड में शिफ्ट हो गए थे, बोर्ड की क्लासेज आप प्रिंस स्कूल में ले रहे थे। अब आगे का आप क्या टारगेट है? इस साल तो आप नीट की एग्जाम दे नहीं पाए। आगे सर एम्स में जाना चाहता हूँ मैं। एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता हूँ नीट के थ्रू, तो उसमें आगे न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है जिससे समाज की सेवा कर सकूँ। बहुत बढ़िया अमित। एम्स मेडिकल साइंस में ऑल इंडिया में अगर नंबर 1 नाम गिना जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली का आता है। और जैसा कि अमित भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसने 11th-12th के साथ साथ नीट की तैयारी भी की थी, और अक्सर टेस्टों में ये 720 में से 650 नंबर 12th के साथ चलता था। मीन्स 12th के साथ सिलेक्शन सुनिश्चित था। फिर भी अंडर एज होने के कारण, जैसा शरीर छोटा है वैसे उम्र भी कम है, अभी 16 साल की उम्र अमित की है, अंडर एज होने के कारण अमित ये एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन अमित फिर से इस नीट की तैयारी में लगा हुआ है, और जैसा कि ये बता रहा है एम्स का टारगेट है, निश्चित रूप से इस टारगेट को हासिल करने में अमित सफल होगा। उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अमित, आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आज इतनी बेहतरीन आपने सफलता प्राप्त की है। मैं मेरी सफलता का श्रेय प्रिंस टीम को, माता पिता को, बड़े भाइयों को और मामा श्री को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ वार्डन सर के अच्छे सहयोग से मैंने ये अंक हासिल किए हैं, इसलिए मैं पूरे प्रिंस परिवार और मेरे परिजनों को ये श्रेय देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा अमित, आपने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया। साथ में एक नाम मैंने और भी सुना, वार्डन सर का। तो निश्चित रूप से एक संस्थान में अगर बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि वार्डन से भी वो बहुत प्रभावित रहे और बहुत संतुष्ट रहे, तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ने की क्षमता, उसकी रिजल्ट का लेवल अपने आप में बढ़ता है। जैसा कि आपने बताया उसी सब से निकल के बात सामने आई। देखिए, सफलता इस चीज पे मायने नहीं रखती है कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, आप महलों में खेले हैं या आप झोपड़ी में खेले हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है। सफलता इस बात पर भी निर्भर नहीं करती है कि आप हजारों लाखों के खिलौनों में पले बढ़े हैं या फिर गांव में मिट्टी के ऊपर आप खेल कर बढ़े हुए हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी दृढ़ निश्चय कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है। उसी लक्ष्य के बदौलत अमित के पिताजी धर्मचंद जी एक किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं। परिवार एक यूं कहें कि आर्थिक रूप से एक बहुत ही सामान्य परिवार, फिर भी इतने बड़े सपने देखकर लगातार प्रिंस से 2 साल जुड़कर अपनी मेहनत के बलबूते अमित ने ये सफलता अर्जित की है। मैं चाहूंगा अमित, आपसे जो जूनियर्स स्टूडेंट आने वाले सालों में 12th में आने वाले हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या सफलता के बीच में कहीं कोई फाइनेंशियल कंडीशन या सुख सुविधाएं बीच में आती है? सफलता में कोई फाइनेंशियल कंडीशन बीच में नहीं आती, बस इसमें कड़ी मेहनत के साथ साथ अनुशासन का भी रोल होता है। साथ में एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है।
तो आपको एटमॉस्फेयर और अनुशासन, आप तो हॉस्टल के स्टूडेंट रहे हो, हॉस्टल में कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे? कम से कम 10 घंटे तो करता था सर, रेगुलर करता था, जो सर बताते थे ना क्लास में उसको क्लियर करता था। देखिए सबसे बड़ी बात, रेगुलर करता था। आप अगर एक दिन 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन रुक गए, वो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो आज अमित ने दिया है। बड़ी बात निकल के आई कि रेगुलर स्टडी करता था, स्टडी भले ही 10 घंटे की हो। तो अमित, मैं आपसे इंटरफेयर करना चाहूंगा रणवा जी। तो अमित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप अपने हॉस्टल की जो दिनचर्या रहती थी, पहले उस दिनचर्या को ब्रीफ करें, किस तरीके से आपका रूटीन रहता था? सर देखो, सुबह उठते ही सारा प्रेस हो गया। सुबह कितने बजे उठते थे? 10 बजे के आसपास या जल्दी? जल्दी उठता था, कितने बजे? 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के बीच में उठते थे, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या रूटीन रहता था? उसके बाद खाना खा लिया हम्म, और नहा के फिर पढ़ाई करने बैठ जाता। जी जी। दिन में आप क्लासेज भी लेते थे? क्लासेज के बाद में इवनिंग में आपका स्पोर्ट्स में रुचि रहती थी? हाँ सर, वो 1 घंटे। 1 घंटे स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स के साथ साथ जब आप दिन में पढ़ाई करते थे, दोस्तों के साथ मित्रता, व्यवहार, बातचीत, समय आपका कैसे गुजरता था, उसके बारे में भी बताएं। अगर कोई परेशानी होती है तो अब ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कम हो जाती है वो। तो परेशानी वो पढ़ाई संबंधित, साइकोलॉजिकल, या मन की बातें? मन की बातें। जी जी। तो दोस्तों के साथ आप जब आप डिस्कशन करते हैं, मन की बातें करते हैं, तो ज्यादा समय मन की बातों में गुजरता है या पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन में गुजरता है? सर मन की बातें 10 मिनट होती है, बाकी तो पढ़ाई में ही गुजरता है। बहुत अच्छा। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अमित बहुत चुलबुला स्टूडेंट रहा है और मैं अक्सर देखता था जब भी ये आता था हॉस्टल से मेस की तरफ, तो ये रहता था और इसके साथ में हमेशा 8-10 बच्चे साथ में रहते थे। ये उन सबको घुल मिल के रखता था। आप दोस्तों का क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? दोस्ती स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट लाइफ में कौन से क्राइटेरिया के अंदर रखनी चाहिए, कौन कौन से उनमें डिस्कस होने चाहिए? देखो, सफलता में संगति का तो प्रभाव होता ही है। अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए, ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, लिमिट की होनी चाहिए। बहुत अच्छा अमित, आपने बताया कि सफलता में संगति का बड़ा रोल रहता है। अक्सर आप सुनते हैं कि आप सभी बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ पंच लाइनें लिखी हुई होती हैं, लेकिन उन लाइनों को जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण चीज होता है। और वही लाइन निकल के अमित के मुंह से निकल रही है कि सफलता में संगति का बड़ा असर होता है। तो अमित, इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संस्थान में आप पढ़ते थे, हॉस्टल में रहे हैं, परिवार से दूर रहे हैं, तो टीचर्स से आप अपनी जब समस्याएं होती थी तो किस तरीके से शेयर किया करते थे? अगर कोई दिक्कत होती या फिर कुछ पूछना होता तो मैं पहले सर के पास ही जाता था, उसके बाद दोस्तों में मिलता था, क्योंकि सर ये ऐसे होते हैं जो बता सकते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके जो टीचिंग संबंधी समस्याएं आती होंगी वो भी शायद ऐसे लेवल की होती होंगी कि आपके साथी लोग सोल्व नहीं कर पाते थे। उसके बाद में अमित, मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप साथ में नीट की भी तैयारी कर रहे थे, एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आज के ज़माने में आ रही है, कंपटीशन का दौर है, कि फाउंडेशन और बोर्ड दोनों चीज़ें साथ में बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन कई बच्चे दोनों को साथ में कोप अप नहीं कर पाते। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप बच्चों को, सभी को जानकारी दें कि फाउंडेशन और बोर्ड दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठाया आपने? फाउंडेशन में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी वो तो क्लियर हो गई थी बोर्ड में फाउंडेशन से, बाकी हिंदी और इंग्लिश के सर से वो डिस्कस करके पूरा क्लियर कर लिया। मीन्स आपने पीसीबी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश को, जैसा कि फाउंडेशन में बच्चे हिंदी इंग्लिश को समय कम देते हैं, तो आपने हिंदी इंग्लिश को समय कम दिया, पर्याप्त दिया, या और ज़्यादा दिया? फाउंडेशन में सर की क्लास लगती थी तो वो तो करता ही था उस टाइम, और बाकी ज़्यादा समय दिया हिंदी इंग्लिश को। हिंदी इंग्लिश को भी आपने पर्याप्त समय दिया। अमित, आप जब 2 साल पहले 11th में आपने प्रिंस में पीसीपी में एडमिशन लिया, तब जो आपके मन में एक सवाल था या मन में आपकी एक सोच थी, आज इस परीक्षा परिणाम के बाद आप अपने आप को प्रिंस के प्रति उस फैसले को किस हद तक सही मानते हैं कि हाँ, मेरा वो फैसला सही रहा कि उस समय मैंने मेरे करियर के प्लेटफॉर्म के लिए प्रिंस को सिलेक्ट किया? मैं उस फैसले को 100% सही मानता हूँ, क्योंकि प्रिंस ने मुझे अच्छा माहौल दिया पढ़ाई का, साथ ही साथ मोटिवेट किया ऊंचाइयों को पार करने के लिए। बिल्कुल। मेरे साथ में अभी हमारे साथ में अमित के बड़े भाई साहब हैं किशोर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं किशोर जी से जानना चाहूंगा कि अमित की सफलता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसके बड़े भाई हैं और कहते हैं कि ज्येष्ठ भ्रातु पिता समूह, बड़ा भाई पिता के समान होता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अमित की इस इतनी बड़ी उपलब्धि पर? सर, सबसे पहले अमित को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में,
और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इसको इस ऊंचाई को छूने तक पहुँचाया, इस ऊंचाई तक। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अमित आपका छोटा भाई है और राजस्थान में सेकंड पोजीशन, साइंस में 99.40, अपने आप में एक बहुत बड़ा परीक्षा परिणाम है और आप तो इसके बड़े भाई हैं। जो खुशी आप महसूस कर सकते हैं वो बताइए आप दर्शकों को। सर बहुत खुश हैं हम भी अमित के रिजल्ट से, और हमारे नाम, हमारे परिवार का और हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा नाम रोशन किया अमित ने। तो किशोर जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। किशोर जी अमित के बड़े भाई हैं जिनका पूरा मार्गदर्शन रहा है। साथ ही अमित के मामा जी पवन जी जो शिक्षक हैं उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है। धर्मचंद जी ने खेती किसानी करके इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष किया है। इन चीज़ों के बीच मैं अमित आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा जो आज के ज़माने में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। निस्संदेह शिक्षण संस्थान संचालक होने के नाते हमारा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे हमेशा टॉपर बने, बहुत अच्छे परसेंटेज आए। लास्ट ईयर टॉपर 98.40 थे और आपने फिर 1% की बड़ी छलांग, लास्ट के मार्क्स में बड़ी छलांग लगा के 99.40 का, और जो कि बताया जाता है कि शिक्षा नगरी सीकर का अब तक का हाईएस्ट स्कोर है सभी फैकल्टीज को मिला के। फिर भी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये मार्क्स की दौड़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक मार्क्स के पीछे भागना चाहिए और किस स्टेप पे इस मार्क्स की दौड़ से ऊपर उठ जाना चाहिए? मार्क्स की दौड़ सिर्फ 10th और 12th में मायने रखती है, वो भी दिशा को चुनने के लिए मोटिवेट करती है और इसका ज़्यादा रोल नहीं होता। अगर सफलता होनी है तो बस कड़ी मेहनत से होती है, न कि मार्क्स से। तो अमित बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते लेकिन बहुत कुछ होते हैं और मार्क्स की दौड़ में एक बच्चे को चलना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक ही चलना चाहिए। अमित मैं इसके साथ ही आपको पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपका मुख्य उद्देश्य बोर्ड के टॉपर मार्क्स नहीं थे, मुख्य उद्देश्य नीट की शानदार रैंक थी, इसी के चरण में एक चरण आया जिसमें बोर्ड में आपने टॉपर्स की रैंक हासिल की है और जैसा कि आपने बताया कि ये टॉप मार्क्स मेरे को आगे की कंपटीशन के लिए मोटिवेट करके चलेंगे। तो नीट की तैयारी आपकी किस लेवल तक हो चुकी है और इसके लिए आपका आगे का क्या प्लान है, क्या आपका योजना है? नीट की तैयारी एक बार तो हो चुकी है, बस इसे रिवीजन करना है क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। नीट में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करना होता है। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपने अमित बताया कि नीट की एक बार तैयारी हो चुकी है, जैसा कि अंडर एज के कारण आप नहीं दे पाए और फिर उसको आप, तो आप बताइए कि आप पीसीपी में टारगेट नीट अभी ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं, घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, थोड़ी नेट की भी समस्याएं रहती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई को आप कितना क्या एंजॉय कर पा रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई एंजॉय तो होती है लेकिन ऑफलाइन से कम हेल्पफुल होती है। ऑफलाइन में माइंड सिर्फ बोर्ड पर रहता है लेकिन ऑनलाइन में दूसरे सोशल मीडिया के फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा अमित, इसी संदर्भ में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा। सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, आप हॉस्टल में मोबाइल रखते थे? नो सर। क्यों नहीं रखते थे? मोबाइल तो आजकल इंटरटेनमेंट का बहुत कॉमन साधन हो गया। नहीं सर, मोबाइल से देखो ब्रेन को सही संतुलन में लाने के लिए घर वालों से बात करते हो, वो तो आप प्रोवाइड कर देते हो वार्डन सर के थ्रू से। बाकी सोशल मीडिया से दूर तो ऐसे ही रहते हैं, तो मोबाइल का कोई रोल नहीं है इसमें। बहुत अच्छा। तो हॉस्टल में मोबाइल की फैसिलिटी आपको संस्थान की तरफ से अलाउ नहीं थी? यस सर। अमित मैं जानना चाहूंगा, आप 2 साल हॉस्टल में रहे हो और स्टडी के साथ साथ में आपने बीच में अपने एक वाक्य में ये भी कहा कि एटमॉस्फेयर प्रभावित करता है, तो आपका रहना और खाना पीना कितना क्या प्रभावित करता था आपको और आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाते थे या नहीं कर पाते? हॉस्टल का टाइम टेबल निर्धारित था जिसे मैं आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेता था और मेस में अच्छा खाना मिलता है जो कि सारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों की पूर्ति कराई जाती थी। लेकिन खाने पे मैं इतना विशेष महत्व नहीं देता था क्योंकि जितना मेरे शरीर को कैलोरी चाहिए उतना मैं पाक के मेंटेन कर लेता था। कह रहे खाने पे ज्यादा मैं विशेष महत्व नहीं देता था और बॉडी से दिख भी रहा है कि खाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, केवल जितना जरूरत था कि अपने को अपनी स्टडी के लिए और हेल्थी रहने के लिए क्या अपने को रिक्वायरमेंट है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। नींद कितनी लेते थे अमित आप? बीच में मैं आपको महेंद्र जी इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जैसा आपने खाने का कहा, तो ये बच्चा साल में शायद हर महीने में 2-3 मीटिंग मेरे से हो जाती थी और क्योंकि क्लास के टॉपर बच्चों में था तो निश्चित रूप से पढ़ाई की तरफ हमारा भी अलग से फोकस रहता था। तो जब भी ये बच्चा मेरे पास आया तो मैंने अक्सर इससे पढ़ाई की बातें कम की हैं और दूसरी कौन सी की है वो अमित आप बताओ। वो मेरे फूड के बारे में कही है कि प्रोटीन प्राप्त करने के लिए तुम दाल खाया कर।
तो हॉस्टल की दाल अक्सर सब जगह फेमस मानी जाती है प्रिंस की, तो दाल को बच्चे IITs मेडिकल कॉलेज में भी बहुत याद करते हैं। तो मैं दाल के लिए आपको बार बार कहा करता था, तो उसके बाद में दाल खाना कितना बढ़ाया आपने? सर थोड़ा बहुत तो बढ़ाया था। मैं पूछ रहा था अमित आपसे, नींद कितनी की जरूरत है, क्योंकि आप एम्स आपका टारगेट है, नीट की तैयारी आप कर रहे हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, नींद कितनी का आप लेते थे? नींद एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं अगर रेगुलर रखें तो। ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 6 से 7 घंटे के बीच नींद लेनी चाहिए। ऐसी हैबिट बना लेनी चाहिए कि इतनी नींद आए अपने को, और बाकी समय में नींद न आए जिससे अपना टाइम वेस्ट ना हो। आप छोटे से हो, 16 साल की उम्र अभी आपकी पूरी हुई नहीं है, इतनी ये बातें, इतनी सोच कहाँ से आ जाती है? ये शिक्षकों के मार्गदर्शन से, आपके पीयूष सर के मार्गदर्शन से। आपके जब घर जाते थे आप, तो आपको यहाँ हॉस्टल की याद नहीं आती थी कभी? अभी इस लॉकडाउन के कारण इतने दिनों से घर बैठे हो। हाँ सर, याद आती है हॉस्टल की, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हाँ पूरा देश रुका हुआ है। यस सर। खैर जल्द ही वापस ये दौर निकल जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते ही अमित जुड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस से, और निश्चित तौर पर हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि आप एम्स का रिजल्ट बहुत अच्छे टॉपर्स में शामिल हो, एम्स भी बहुत अच्छे से आप उसको क्रैक करें रिजल्ट्स को, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। सहयोग और साथ प्रिंस का आपके साथ था और हमेशा बना रहेगा। आपके परिवार, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, इनके मामा जी पवन जी हैं, भाई साहब किशोर जी हैं, पिताजी धर्मचंद जी हैं। देखिए, एक स्टूडेंट को सफलता के लिए एक जो स्कूल और कोचिंग की टीम है, उसके साथ साथ में परिवार का गाइडलाइन, परिवार का मोटिवेशन भी बहुत जरूरी रहता है। परिवार में आपको किससे सबसे अधिक मोटिवेशन मिला अमित? देखो सर, हम 4 भाई हैं, तो सबसे बड़े भाई के बने थे कम परसेंटेज, उससे छोटे वाले ज़्यादा बनाना चाहता था, और मैं सबसे ज़्यादा बनाना चाहता था, तो उनसे एक गाइडेंस मिल गई ताकि अच्छा कर पाऊँ। ये भाइयों में प्रतिस्पर्धा थी कि मेरे को बड़े वाले से ज्यादा बनाने हैं, और उसी प्रतिस्पर्धा के कारण आज अमित इस मुकाम पर है। तो आप भी जो 12th क्लास में जो स्टूडेंट हुए हैं, 10th में हुए हैं, बोर्ड्स की है, अपनी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले, ऐसी प्रतिस्पर्धा आप भी अपने रिश्तेदारी में, आप अपने परिवार में जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख के आप भी डेवलप करें कि मुझे भी इससे कहीं अधिक करना है, मुझे भी इसको पार करना है। क्राइटेरिया फिक्स कर लें अपना, और उसके लिए जी जान से जुट जाएं। जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतनी करें। तो अमित, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसा कि अपना चर्चा का विषय रहता है कि बोर्ड के मार्क्स सब कुछ नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ होते हैं, और आप एक बोर्ड के प्रमाणित तौर पे मेधावी विद्यार्थी साबित हो चुके हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चों को आप सब्जेक्ट वाइज मार्गदर्शन करें कि किस सब्जेक्ट को बोर्ड में टॉप मार्क्स लाने के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैं शुरुआत सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट से ही करना चाहूँगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग और साथ में याद करने का तरीका, तीनों डिपेंड करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी तैयारी का मोड क्या रहा? सर, मुझे धर्मेंद्र सर पढ़ाते थे, वो एक तरीके से पढ़ाते थे और हैंड राइटिंग सुधारने को बोलते थे, जिसका मैंने फॉलो किया और अच्छे। हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहा है। इंग्लिश में आपने 100 में से 100 नंबर हासिल किए। जैसा कि मैं अक्सर कहता भी हूँ कि इंग्लिश 100/100 स्कोरिंग का सब्जेक्ट आज के दिन होता है अगर बच्चा अच्छी तैयारी करे। हिंदी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करे, टीचर अच्छा मिले तो 95, 97, 98, 99, 100 नंबर तक पहुंच जाते हैं। हिंदी में भी आपने 98 बहुत बड़ा फिगर आपने हासिल किया है, और 2 नंबर जो कटे हैं 100 में से 500 में से, उनमें एक हिंदी भी शामिल है। तो हिंदी में 98 का बड़ा स्कोर आपने कैसे हासिल किया? हिंदी में 98 के बड़े स्कोर के पीछे गुरुजनों का मार्गदर्शन और मेरी मेहनत, साथ में हैंड राइटिंग और तौर तरीके का रोल है, जिसमें मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया हर क्वेश्चन में प्रत्येक, और सेक्शन वाइज उनको किया। हिंदी सब्जेक्ट की आपने तैयारी की तो अक्सर जैसे साथ में आपने नीट की भी तैयारी की है, तो बच्चा चाहे बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो, वो हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? हिंदी की तैयारी करते वक्त पूरा उसका माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए बुक पे, और जो सर बता रहे उसको सुनना चाहिए, और मात्रा का भी बड़ा रोल होता है इसमें। बहुत बढ़िया। मात्रा, प्रैक्टिस करनी चाहिए रफ में डेली लिख लिख के। बहुत अच्छी बात बताई। हिंदी शब्द में मात्राओं का, छोटी बड़ी शुद्धियों से बहुत कुछ रिजल्ट बदल जाता है, इसलिए उस सब्जेक्ट में आप शुद्धियों का,
राइटिंग का, इन सभी का ध्यान रखें। अब मैं तीनों सब्जेक्टों को कॉमन ही पूछना चाहूँगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहे, इन सब्जेक्टों की बच्चों को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? इन सब्जेक्टों की तैयारी जैसे सिंपल सर बताते हैं ना, उसी तरीके से करनी चाहिए, और इनमें भी थोड़ा बहुत तरीका लगाना चाहिए जिससे हम इम्प्रेस कर सके टीचर को नंबर देने। जैसा कि आपकी मार्कशीट भी बता रही है कि आपने फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में 100/100 मार्क्स हासिल किए, इंग्लिश में 100 मार्क्स हैं और साथ में केमिस्ट्री में 99 है। उसमें भी बच्चे का ये मानना है कि ये पेपर मेरा पूरा का पूरा सही गया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई चेक करने की या कहीं त्रुटि हो सकती है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की स्कोरिंग के लिए भी एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर थीम के साथ आगे चलना चाहिए। देखिए, अमित ने कहा कि प्रैक्टिस मैंने की, और वो एक दौर था कि प्रैक्टिस से अपन सक्सेस की ओर बढ़ पाते थे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन आज का दौर है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस भी परफेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस में परफेक्शन लाना पड़ेगा। अमित कह रहे हैं कि मैंने खुद के हिसाब से भी तैयारी की, और जो हमारे टीचर्स थे, जो फैकल्टी थी, सर थे, वो जो मुझे बताते उसको पूरा फॉलो किया। अमित, आप एक बहुत ही सामान्य परिवार से हो, मम्मी पापा दोनों काश्तकारी करते हैं, भाई भी सामान्य है, आपके रिश्तेदार भी सामान्य हैं। तो आप सभी दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एक चीज़ बताएं, क्या जैसे परिवार में आप हो, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे सामान्य परिवारों में हैं, तो वो उस गांव की जमी माटी से निकलकर कोई बड़ी ऊंचाइयों तक भी जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं? जा तो सकते हैं, उसमें पहले माता पिता और बड़े भाइयों का रोल रहता है कि उन्हें स्कूल में भेजे और पढ़ाई करवाई अच्छी, फिर उसको मोटिवेट करे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फिर वो अपने आप ही आगे सिस्टमेटिक वे में हो जाता है। तो जैसे गांव की झोंपड़े की माटी की सारी दुनिया आपने देख ली, भविष्य में आप आगे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आगामी परीक्षाओं में देने वाले हैं, उसके बाद आप शहरी चकाचौंध की जिंदगी में भी जाएंगे, तो आप दोनों जिंदगियों के बीच में कैसा फील करते हैं, वहां तक जाने के लिए आप और कितना प्रयास करेंगे? इस प्रयास में संघर्ष होगा बहुत ज़्यादा, और फिर समाज सेवी बनूंगा मैं। बहुत अच्छा। तो अमित, आप काश्तकार परिवार से हैं, मम्मी पापा खेती करते हैं, तो गांव में आपके खेती में कुएं की भी सुविधा है? हाँ सर, कुएं की है, लेकिन हमारा परिवार तो सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा, फैंटास्टिक शब्द आपने बोला, सीजनल रेनफॉल। तो हर साल सीजनल रेनफॉल होता है अमित, तो आप दर्शकों को, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को बताएं कि सीजनल रेनफॉल, जब भी बरसाती सीजन की बरसात होती है, तो आपने खेत में कौन कौन से काम के अनुभव लिए हैं, देसी शब्दों में बताएं। जब भी कभी फ्री रहते हैं तो माता पिता का उस खेत के काम में हाथ बटा देते हैं, जैसे बाजरा मोट की कटाई करवा देते हैं, और हम काम करके भी पढ़ाई कर सकते हैं इसके साथ में, अगर अपने हौसले बुलंद हो तो। अमित, गुसाई सर डूंगरगढ़ बीकानेर से आप बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं। आपका सपना एम्स में सेलेक्ट होकर एक न्यूरोलॉजिस्ट बनने का है। अक्सर विद्यार्थी छोटे मोटे बातें करते रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो कि मेरे पिताजी के पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पिताजी तो बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते हैं, मैं तो गांव में ही पढ़ूंगा, बहुत आगे तक नहीं जा पाऊंगा। उन विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप तो एक सामान्य से किसान परिवार से निकल कर आते हैं। जिंदगी का असली मजा ही संघर्ष करने में होता है। जो बिना संघर्ष के जिंदगी जीता है वो उसके लिए एकदम आलसी की तरह जिंदगी होती है, और उसमें वो कुछ अपनी जिंदगी की बहुत सी बातों को समझ नहीं पाता है। बहुत अच्छा शब्द आपने काम लिया कि जिंदगी का असली मजा ही संघर्ष में है, और निश्चित रूप से पीसीपी और प्रिंस की भी ये पंचलाइन है। कौन सी पंचलाइन है? जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बहुत बढ़िया। पीसीपी और प्रिंस की ये टैगलाइन रहती है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी, और ये टैगलाइन हम हमारे मैनेजमेंट स्वयं पे, हमारे शिक्षकों पे और हमारे स्टूडेंट्स पे, सभी पे लागू करके रख के चलते हैं। अमित, मैं एक व्यक्तिगत आपसे सवाल करूंगा। आपके पिताजी एक किसान हैं, कभी आप जब से मतलब समझदार हुए हैं, आप समझने लगे हैं परिस्थितियों को परिवार की, तब से लेकर अब तक कभी कोई एक ऐसा पल जिस पे आपको जिसको देख के आपको ये लगा कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे पिताजी या माताजी आज इस परिस्थितियों में हैं, वो परेशान हो रहे हैं, कभी कोई ऐसा पल आया, कभी कोई ऐसा महसूस किया आपने ऐसा कि तब से आपके मन में वो एक टीस सी पैदा होगी कि यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा? हाँ सर, उसी के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मेरे मन में भी यही बात बताओ आई थी। अगर शेयर कर सकते हो तो वो आप पल शेयर करो। ऐसा कब, कौन सा एक वो मैं आपको याद आ रहा है वो वाकया जिससे आपने एकदम मन में आपके जुनून पैदा हुआ इस चीज का? सर, जब कभी भी बड़ी हस्तियों को देखते हैं तो उनसे हमारा मन करता है कि हम भी बड़ा बने,
तो उसे संघर्ष पिता माता की हालत देखकर उनको भी ऊंचा उठाने के लिए ये संघर्ष करना पड़ा। बहुत अच्छी बात अमित आपने बताई। मुझे भी ये प्रभावित करने वाली कि जब भी हम बड़ी हस्तियों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम भी बड़े बने। तो मैं अमित आपसे पूछना चाहूंगा, किन हस्तियों को आप बड़ा मानते हैं, किन लोगों को बड़ा मानते हैं? नेताओं को, ऑफिसर्स को, किन को बड़ा मानते हैं आप? जो देश राष्ट्र की सेवा करता है उसी को मैं बड़ा मानता हूँ। बहुत अच्छी बात। जैसे जो राष्ट्र ऑफिसर्स, फौजी, पुलिस, सभी को आप जो देश की सेवा करें, जो बड़े कद पे हैं, उनको अमित हमेशा बड़ा आदमी मानता है। बिल्कुल, अमित की सोच भी देश सेवा की है और आदमी नाम से नहीं अपने काम से बड़ा होता है। और अमित ने आज वो अपनी मेहनत के बलबूते में पूरे राजस्थान आज आपको जानता है। आज न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस में आपको पता है आपको इस चीज का, आज का सुबह न्यूज़पेपर्स जब किसी के भी दरवाजे पे पहुंचा और उठा के उन्होंने देखा है तो कि सिक्कर प्रिंस का अमित राजस्थान के टॉपर्स में शामिल। पता है आपको इस चीज का? आज न्यूज़पेपर में आपकी फोटो ऐसे रात गए तो थे सर। हैं? रात को गए तो थे कार्यालय में गए तो थे, लेकिन पता नहीं है। आज आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पूरा राजस्थान के अखबार में आपकी फोटो छपी है। पूरे राजस्थान में आपने अपने परिवार का और प्रिंस परिवार का नाम रोशन किया है। अमित, एक और मैं अच्छी चीज आपसे पूछना चाहूंगा बाकी लोगों को मैसेज देने के लिए, कि आज के टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। तो अगर वो एक्टिव हो तो क्या बेनिफिट है, और एक्टिव नहीं हो तो क्या बेनिफिट है? अगर संघर्ष से पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़िंदगी को बर्बाद में जुड़े होते हैं और स्टूडेंट्स उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। तो अमित, सोशल मीडिया के बारे में आपका बहुत ही शानदार ओपिनियन है, लेकिन साथ में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आपने अपनी फेसबुक आईडी बना रखी है? हाँ सर, बना तो रखी है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं रहता उस कब पे। आपने अपनी फेसबुक आईडी बनाई? जब 10th का रिजल्ट आ गया उसके बाद। वेरी गुड। 10th का रिजल्ट आते ही फेसबुक आईडी, इसका मतलब तो आप शार्प शूटर हैं। तो उस फेसबुक आईडी का आपने अब तक कितना इस्तेमाल किया है? फालतू का इस्तेमाल तो नहीं किया है, बट सर से जब चैट करनी हो, कोई ज़रूरी बात करनी हो, उसमें किया है। तो ये तो ऑनलाइन क्लासेज जो अभी आप टारगेट नीट की ले रहे हैं उस दौरान की बात है। इस ऑनलाइन क्लासेज में तो नो डाउट हर बच्चे को ही किसी न किसी रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि 10वीं के बाद आपने फेसबुक आईडी बनाई और 12वीं की एग्जाम देने तक 2 साल में उस फेसबुक आईडी का कितने घंटे आपने इस्तेमाल किया? सोशल मीडिया एक ऐसा फैक्टर है जिसके ज़्यादा यूज करने से बर्बादी होती है, और हमारे यहाँ पर जैसे कि निदेशक महोदय ने किया है, फ़ोन अलाउ नहीं है, जिससे अपन सोशल मीडिया नहीं चला सकते और चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर को बर्बाद करता है। और मैंने कम से कम लगभग 5 से 10 घंटे चलाया अभी इन छुट्टियों में। जब घर पर जाता था तभी अवसर मिलता तो चला लेता, बाकी दूर ही रहता था। अमित, स्टडी के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में मोटिवेशन कितना क्या काम करता है? आपकी यहाँ पे हमेशा हॉस्टल में रहते थे तो संडे को असेंबली होती थी, वो आपके कितनी सफलता के लिए काम आई, आप बताएं कितना रोल रहता है उसका? मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम होने पर, मोटिवेट होने के ज़्यादा टाइम होने के बाद वापस डिमोटिवेट होने लगते हैं। तभी अगर नई एनर्जी मिले, नई बातें सीखने को मिले तो वो अच्छा होता है। तो आपको यहाँ जो संडे की असेंबली होती थी उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता था हमेशा? हाँ सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। मैं इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, तभी तो इस मुकाम तक पहुंच पाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सफलता के लिए। तो अमित, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि आपने जैसे मोटिवेशन की बात चली, तो आप लाइफ में डिमोटिवेट कितनी बार हुए, और जब डिमोटिवेट हुए तो आपने क्या किया? सर, मुझे लाइफ में डिमोटिवेट होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपने प्रत्येक संडे को असेंबली रख के वापस मोटिवेट कर दिया। बहुत अच्छी बात कही आपने अमित। लेकिन साथ में पूछना चाहूँगा कि अगर कोई विद्यार्थी, आपको तो मोटिवेट होने के लिए कभी न मौका मिला न समय मिला, क्योंकि आप अपनी धुन में मस्त रहे, पढ़ाई में मस्त रहे, लेकिन जो बच्चा डिमोटिवेट होता है उसको क्या करना चाहिए? जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मार्ग तो हमेशा मिलता है अगर अपन संघर्ष करें तो। बहुत अच्छा अमित। एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहूँगा कि बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जब बच्चा कॉपी में, नोटबुक में लिखता है, बोर्ड की उत्तर तालिका में लिखता है, उस टाइम उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेपर में सेक्शन वाइज दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं जिनको खंड वाइज करना होता है अपने को, और उसमें ब्लैक पेन का यूज, राइटिंग होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए लिखने का, प्लस में एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट होना चाहिए। ये हम तभी कर सकते हैं जब परफेक्ट प्रैक्टिस हो, और परफेक्ट प्रैक्टिस सब होती है जब हम
रिवीजन कर रहे थे किसी चीज़ का और उसमें वो चीज़ पकड़ते हैं जो हमने पहली बार गलती की थी जिसमें। बहुत बढ़िया। में शामिल होने के लिए अमित कुमार शर्मा और उनके भाई साहब किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।